Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Maria Naik. I am Senior Registrar in Surgical Unit 2. Today's our topic of discussion is tumors of pancreas. ठीक है, मुश्किल टॉपिक है थोड़ा सा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं. एट द एंड ऑफ लेक्चर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए आप पूछ सकते हैं. दरमियान में भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं. अच्छा जी, ट्यूमर्स ऑफ पेंक्रियाज. इसमें हम सबसे पहले, एज वी ऑल नो, वी हैव लर्न द एनाटमी एंड वी हैव लर्न द फिजियोलॉजी. Pancreas has two type of tissues, endocrine and non-endocrine. So depending upon the types of tissues, neoplasm or tumors of pancreas are divided into two types. ठीक है, into endocrine neoplasms and non-endocrine neoplasm. Non-endocrine neoplasms को हम exocrine neoplasms भी कहते हैं. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म्स. जिस तरह से हमें पता है कि न्यूप्लाज्म हमेशा किसी भी टाइम के हों, किसी भी टिश्यूज़ के हों, तो उसमें जो है उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, बिनाइन और मलिग्नेंट. इसी तरह अब हमने पेंक्रियाज को दो में डिवाइड किया, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, या एक्सोक्राइन को हम नॉन एंडोक्राइन भी कह सकते हैं. फर्दर इनको दो में डिवाइड करेंगे, बिनाइन और मलिग्नेंट. अब जो नॉन एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन ट्यूमर्स हैं उनमें बिनाइन वैरायटी इज़ लेस कॉमन. ठीक है जी, एक्सट्रीमली रेयर है. इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर होते हैं. एडिनोमास हो सकते हैं, सिस्ट एडिनोमास हो सकते हैं, लाइपोमास हैं, फाइब्रोमास हैं, हेमेंजियोमा, लिम्फेंजियोमा, न्यूरोमा एट्सेट्रा. बट दे आर एक्सट्रीमली रेयर एंड दे हैव नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है जी, ये फंक्शनल ट्यूमर नहीं है. एक तो रेयर है बहुत ज़्यादा, दूसरा फंक्शनल ट्यूमर नहीं है, तो क्लिनिकली कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम्स के साथ आपका पेशेंट प्रेजेंट नहीं होता. अनटिल एंड अनलेस tumors becomes such of the size that it causes the pressure on the surrounding structures. ठीक है, अपनी ये कोई ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते कि जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आएँ. इनकी जो सिम्टम्स होते हैं वो इनकी साइज़ की वजह से होते हैं कि अगर ये इतने मैसिव हो जाएं और सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कंप्रेस करना शुरू कर दें तो प्रेशर सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं. तो ये सॉलिड हो सकते हैं, सिस्टिक हो सकते हैं, एंड डायग्नोसिस इज मेड आफ्टर द एक्सक्लूजन ऑफ द मोर फ्रीक्वेंट malignant फॉर्म ऑफ द ट्यूमर. ठीक है जी, क्योंकि ये एक्सट्रीमली रेयर हैं तो इनको कभी भी हम जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोसिस में नहीं रखते जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है. इसमें क्योंकि पेंक्रियाज में जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स हैं वो malignant ट्यूमर ऑफ एक्सोक्राइन टिश्यूज हैं, यानी कि नॉन एंडोक्राइन की जो malignant वैरायटी है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है. तो सबसे पहले जब भी हमारे पास पेशेंट कोई आता है और हमें सस्पिशन होती है कि इसको पेंक्रियाटिक ट्यूमर है, तो हम सबसे पहले एक्सोक्राइन malignant ट्यूमर्स को रूल आउट करते हैं. उनको हम रूल आउट करेंगे जब कॉमन केसेस रूल आउट हो जाएंगे, कॉमन कॉजेज, तो उसके बाद हम ये जो बेनाइन ट्यूमर्स ऑफ एक्सोक्राइन है इसको हम डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन करेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट, malignant वैरायटी. जैसे मैंने आपको कहा, malignant वैरायटी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ट्यूमर्स. पेंक्रियाज के जो सबसे कॉमन ट्यूमर हैं वो malignant एक्सोक्राइन ट्यूमर्स हैं. इनमें दो तरह के ट्यूमर जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, दैट इज डक्टल एडिनोकार्सिनोमा एंड सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा. दीज आर द मोस्ट कॉमन malignant वैरायटीज ऑफ द पेंक्रियाटिक ट्यूमर्स. ठीक है जी. अब ये क्या है कि अक्सर आपने सुना होगा कि पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा एक टर्म यूज होती है. पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा, बेसिकली पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा जो है वो कोई एक ट्यूमर का नाम नहीं है. ठीक है, इसमें मल्टीपल ट्यूमर्स आ जाते हैं. पेरी एम्पुलरी से पता चलता है कि यानी कि एम्पुला के इर्द गिर्द, जो एम्पुला के इर्द गिर्द के जो टिश्यूज हैं उसमें से अगर ट्यूमर्स आते हैं तो उसको हम कहते हैं पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा. अब एम्पुला के इर्द गिर्द कौन कौन से? एक तो एम्पुला इटसेल्फ है, दूसरा क्या है आपको पता है कि एम्पुला कैसे बनता है? एम्पुला बनता है आपकी जो है पेंक्रियाटिक डक्ट और लोअर पार्ट ऑफ सीबीडी. पेंक्रियाटिक डक्ट और लोअर पार्ट ऑफ सीबीडी मैं आगे एक पिक्चर में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी. जब वो ज्वाइन करते हैं तो उससे एम्पुला बनता है. तो एम्पुला का अपना ट्यूमर हो, लोअर पार्ट ऑफ सीबीडी का ट्यूमर हो, और ये एम्पुला खुलता किसमें? सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में. आपने एनाटॉमी पढ़ी है, आपको ये अच्छी तरह से पता है कि एम्पुला सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में ओपन होता है, तो ड्यूडिनम का भी ट्यूमर है. तो ये तीन तरह के ट्यूमर है, इनको हम पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा कहते हैं. तो जब भी वर्ड आए पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई एक ट्यूमर है. बेसिकली दीज आर द जक्सटम पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स जिसमें एम्पुला, लोअर पार्ट ऑफ सीबीडी और ड्यूडनल कार्सिनोमा आते हैं. ठीक जी. अच्छा, अब हम जो है दूसरी वैरायटी थी एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म. ठीक है, हमने स्टार्ट में कहा कि दो तरह के ट्यूमर हैं, एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है, बेनाइन है, मलिग्नेंट है. एंड जो आपके एक्सोक्राइन के, बेनाइन, मलिग्नेंट की हमने बात कर ली, उसको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी जो है एंडोक्राइन के बारे में भी आपको थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू दूं और उसके बाद आपको डिटेल इसकी बताऊंगी. जो एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म है ये लेस कॉमन है. एंडोक्राइन ट्यूमर है, लेस कॉमन है. ठीक है, हमें पता है एंडोक्राइन टिश्यू क्या होता है? ऐसा टिश्यू जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जो कुछ ना कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा होता है. तो ये ट्यूमर्स क्या है? फंक्शनली एक्टिव है.
ठीक है। जो हम एक्सोक्राइन ट्यूमर्स की हमने बात की थी, जब उनके बेनाइन ट्यूमर्स की हमने बात की थी, तो मैंने कहा था कि वो फंक्शनली एक्टिव नहीं है, वो कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे। वो सिम्टम्स तभी उस ट्यूमर की आती थी जब प्रेशर पड़ता है, जब उसका साइज इतना बड़ा हो जाता है। तो जो एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं, ये फंक्शनली एक्टिव ट्यूमर हैं, ये कुछ ना कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन वराइटीज़ हैं, उसमें हमारे पास इंसुलिनोमा है एंड ग्लूकागोनोमास हैं। हमें पता है कि पेंक्रियाज की एनाटमी हमने पढ़ी है, फिजियोलॉजी हमने पढ़ी है। पेंक्रियाज में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं और इसमें जो है वो अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं और कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते अल्फा और बीटा वैरायटी में। अब जो हमें पता है कि बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और आपके जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर ट्यूमर जो है वो अल्फा सेल से प्रोड्यूस होगा तो उसको हम कहेंगे इंसुलिनोमा, यानी कि इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला ट्यूमर। अगर ट्यूमर जो है आपके जो है सॉरी बीटा सेल से होगा, इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर बीटा सेल से ट्यूमर प्रोड्यूस होगा तो उसको इंसुलिनोमा कहेंगे। अगर अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है तो उसको ग्लूकागोनोमास कहेंगे। उसके बाद ये इंसुलिनोमा ग्लूकागोनोमा मोस्ट कॉमन वराइटीज़ है। इसमें जो लेस कॉमन है वो गैस्ट्रिनोमास है। ये गैस्ट्रिनोमास जो हैं वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं, स्मेटोस्टेटिनोमास जो कि स्मेटोस्टैटिन प्रोड्यूस करते हैं और वाइपोमास जो कि वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, इसकी हम थोड़ी सी डिटेल बाद में बात करेंगे। तो अच्छा, अब आपके पास अगर पेशेंट आता है तो एवेलुएट आप कैसे करेंगे? ठीक है जी, हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है किसी भी डिजीज़ का हो, सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, वही पैटर्न है, हर पेशेंट में ये पैटर्न सेम होता है। हम सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, अपने जहन में एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन करके उस क्लिनिकल डायग्नोसिस को रूल आउट करते हैं। यहाँ भी यही केस होगा, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, हर डिजीज़ के कुछ टिपिकल फीचर्स होते हैं, पेट फीचर्स होते हैं, वो हमने हिस्ट्री में देखने होते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में उसके कुछ एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स होती हैं, वो हमने उससे कंफर्म करनी होती हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन जो है वो फर्दर हमारे डायग्नोसिस को कंफर्म करती हैं। तो हिस्ट्री में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पैंक्रियाटिक ट्यूमर का पेशेंट आता है, लाइक मोस्ट कॉमन वैरायटी जैसे मैंने आपको बताया, एक्सोक्राइन की मलिग्नेंट वैरायटी इज द मोस्ट कॉमन वैरायटी, यानी कि आपका डक्टल एडिनोकार्सिनोमा और सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स हैं। 2/3 ऑफ जो पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स आपको नजर आएंगे वो आपके पैंक्रियाटिक ये एडिनोकार्सिनोमा, डक्टल एडिनोकार्सिनोमा और सिस्ट एडिनोकार्सिनोमास होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका पेशेंट आता है तो कैसे प्रेजेंट होगा, और मोस्ट कॉमनली ये जो पैंक्रियाज के ट्यूमर होते हैं वो हेड में होते हैं, हेड ऑफ पैंक्रियाज में होते हैं। तो क्या होगा, तो ये पेशेंट मोस्टली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। हेड में आपको पता है हेड ऑफ पैंक्रियाज में लोअर पार्ट ऑफ सीबीडी आ रहा है, पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही है, एक पिक्चर आगे दिखा के आपको क्लियर करूंगी, ये दोनों मिलते हैं। तो अगर हेड में ही ट्यूमर पड़ा होता है तो वो क्या करता है, पैंक्रियाटिक डक्ट को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा और सीबीडी को भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। जब सीबीडी को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो सीबीडी का क्या काम है कि सीबीडी जो है वो बाइल गॉल ब्लैडर से गट में लेके आती है। तो इससे क्या होगा, जब वो चैनल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो बाइल जो है वो गट में नहीं आ सकेगी। और वो आपको पता है कि जब बाइल गट में नहीं आ सकेगी, यानी कि वो फीसिस में बाइल के प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट नहीं होंगे, तो वो बाइल यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगी। तो ऐसे पेशेंट में हिस्ट्री में आपका पेशेंट बताएगा कि मुझे डार्क कलर यूरिन आ रहा है, क्ले कलर स्टूल आ रहे हैं। ठीक है जी, जो उसके स्टूल हैं वो क्ले कलर के होंगे, सिल्वरी स्टूल भी इनको कहते हैं। तो उसमें डार्क कलर यूरिन है, क्ले कलर स्टूल है और आपको पेशेंट डीपली जॉन्डिस्ड होगा, डीपली जॉन्डिस। अच्छा, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उसमें जब आप इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे तो उसमें जो जॉन्डिस का एक ट्रेंड होता है वो ट्रेंड भी हमें गाइड करता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ जॉन्डिस। फॉर एग्जांपल, अगर क्या है कि आपका पेशेंट कहता है कि जी मुझे यरकान है, जॉन्डिस है, लेकिन जॉन्डिस बीच में कम हो जाती है और कभी कम हो जाती है और फिर एकदम से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और फिर से कम हो जाती है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग पैटर्न है, कभी स्वेयर हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो फ्लक्चुएटिंग पैटर्न जो होता है वो ऑलवेज इंडिकेट करता है बिनाइन कंडीशन को, स्टोन्स की वजह से। ठीक है जी, इसका मतलब है कि डक्ट में स्टोन पड़ा हुआ है, कभी वो इस तरह से फंस जाता है कि डक्ट को मुकम्मल ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है और कभी वो थोड़ा सा सिरक जाता है तो बाइल जो है वो जाना शुरू हो जाती है, तो पेशेंट की जॉन्डिस इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। तो हिस्ट्री आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताएगी। तो अगर आपको पेशेंट कहता है कि जी मुझे यरकान हुआ है लेकिन ये वक्त के साथ साथ गहरा ही होता जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है और कभी ठीक नहीं हुआ, तो इसका मतलब है प्रोग्रेसिव जॉन्डिस है, पेशेंट को प्रोग्रेसिव जॉन्डिस है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपका पेशेंट आपको प्रोग्रेसिव जॉन्डिस की हिस्ट्री दे तो उसको मलिग्नेंट कॉज है, उसको कोई ना कोई ट्यूमर है। ठीक है, तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेशेंट ने 3-4 चीज़ें बताई हैं, उसने कहा जी मुझे प्रोग्रेसिव जॉन्डिस हो रही है, मुझे सफ़ेद कलर के पखाने आ रहे हैं, डार्क कलर यूरिन आ रहा है। तो
हमारा फ़ौरन से डायग्नोसिस बनेगा इट्स ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और लाइकली ड्यू टू द मलिग्नेंट कॉज। फिर आप पेशेंट को थोड़ा सा और प्रोब करेंगे, भूख कैसी लगती है, वजन में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, तो आपको पेशेंट बताएगा कि जी भूख कम हो गई है और वजन भी कम हुआ है, तो आपका एनोरेक्सिक का कैक्सिक पेशेंट होगा, तो आपका डायग्नोसिस आपके माइंड में फ़ौरन से आएगा कि ये जी दिस इज मोस्ट लाइकली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ड्यू टू सम काइंड ऑफ ट्यूमर। फिर आप क्या करेंगे, पेशेंट को एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने में हम सबसे पहले एग्जामिनेशन को दो तरह से डिवाइड करते हैं, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है और स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होता है। जब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे तो आप देखेंगे आपका पेशेंट वाकई डीपली जॉन्डिस्ड है, ठीक है जी, डीपली जॉन्डिस है। उसकी बॉडी के ऊपर स्क्रैच मार्क होंगे। स्क्रैच मार्क क्यों होंगे कि वो बाइल सॉर्ट्स जो है उसकी बॉडी में अकमुलेट हो रहे हैं, वो एक्सक्रीट नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से पेशेंट को इचिंग होती है, तो इचिंग कर करके उसकी जिस्म के ऊपर स्क्रैच मार्क बने होंगे, ठीक है जी, डीपली जॉन्डिस है। और अब जब उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको लाइकली मास मिलेगा इन अपर एब्डोमेन। तो इस तरह से आपका डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ड्यू टू मैलिग्नेंट कॉज, और मैलिग्नेंट कॉज लाइकली सम काइंड ऑफ पैंक्रेटिक ट्यूमर की तरफ जाएगा। अब आपने अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करना है, तो कंफर्म करने के लिए ऑब्वियसली वी विल गो टू द इन्वेस्टिगेशंस। वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें हमारे पास इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन है, नॉन इन्वेसिव है, इन्वेसिव है। जो नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन है, बट अल्ट्रासाउंड इज नॉट गुड फॉर पेंक्रियाज। हमें पता है कि पेंक्रियाज एक रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यू है, पेरिटोनियम के पीछे पड़ा हुआ है, आगे बहुत सारी गट पड़ी हुई है, गट में गैसेज हैं, तो अल्ट्रासाउंड के शेडोज जो हैं वो गैस से सही तरह से पास नहीं कर सकते, तो हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर पेंक्रियाज इतना अच्छा नजर नहीं आता। येस, सीटी इज द गुड इन्वेस्टिगेशन। एमआरआई हम कराएंगे, अगर सिटी के ऊपर हमें इमेज क्लियर नहीं होता तो एमआरआई की तरफ जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आती है इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन। इसमें हमारे पास है ईआरसीपी, शायद आपने ईआरसीपी का नाम सुना। ईआरसीपी क्या है? दिस इज द एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी, ठीक है जी, बड़ा मुश्किल सा नाम है, ठीक है। एंडोस्कोपिक, एंडोस्कोप से पता चल रहा है कि एंडोस्कोपी हुई है, हम इसमें एंडोस्कोप पास करेंगे। एंडोस्कोप आपके मुंह से होती है स्टमक, स्टमक से सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम से हम एम्पुला वाटर को विजुलाइज करेंगे, उसको हम कैथेटराइज करेंगे, कैथेटराइज करके उसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक प्लस थेराप्यूटिक है। ईआरसीपी का फायदा क्या है? डायग्नोस्टिक प्लस थेराप्यूटिक है। इसमें हम बायोप्सी ले सकते हैं, इसमें हम जो है वो स्टेंटिंग कर सकते हैं और पेशेंट को फॉर टाइम बीइंग जो है वो उसको ड्रेनेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर लो लाइंग नीचे कोई स्टोन पड़ा हुआ है तो वो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा हिस्टोलॉजी बायोप्सी, साइटोलॉजी यानी कि बायोप्सी हुई, आप ईआरसीपी के थ्रू बायोप्सी ले सकते हैं या आप अल्ट्रासाउंड और सीटी गाइडेड बायोप्सी ले सकते हैं। उसके अलावा आप एंजियोग्राफी कर सकते हैं, जो कि आपको सराउंडिंग वेसल इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताएगी, इसकी हम इंपॉर्टेंस बाद में डिस्कस करते हैं। लेप्रोस्कोपी, बेसिकली लेप्रोस्कोपी जो है वो डायग्नोस्टिक प्लस स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन है। अगर ट्यूमर है और हमें नहीं पता कि किस स्टेज का ट्यूमर है, स्टेज 1 का ट्यूमर है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, हमें पता है कि स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूमर। ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूमर डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द ट्यूमर, तो एक्यूरेट स्टेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करेंगे जी? लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी हमें क्या बताती है? लेप्रोस्कोपी में हम ट्यूमर इटसेल्फ को विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये बताएगी कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो, ट्यूमर जो है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर रहा है कि नहीं, इंट्रा एब्डोमिनल मेटास्टेसिस है कि नहीं, यानी कि लिवर में या किसी और ऑर्गन में मेट्स जा रहे हैं कि नहीं, पेरिटोनियम में कोई मेट्स तो नहीं पड़े हुए, पेरिटोनियम में कोई एसाइटिस तो नहीं है। तो इस तरह से जो है ये हमें स्टेजिंग में हेल्प आउट करेगी कि अगर हाँ ट्यूमर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, लिवर में मेट्स आपको नजर आ गए हैं, पेरिटोनियम में मेट्स नजर आ गए हैं और आपको एसाइटिस मिल गई है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेज क्या हो गई? स्टेज 4 हो गई। इसका मतलब है आपका जो ट्यूमर है वो अब क्यूरेटिव नहीं रहा, अब आपने जस्ट पिलिएशन करनी है, ठीक है जी। तो हमने ये पेशेंट की एवेल्युएशन कर ली, उसकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस कर ली है, ठीक है। अब जी हम थोड़ा सा इनकी डिटेल्स में जो हम ओवरव्यू बात करें, ठीक है। ओवरव्यू हमने क्या लिया था? हमने ओवरव्यू में ये पढ़ा था कि दो तरह के ट्यूमर हैं, एंडोक्राइन है, नॉन एंडोक्राइन है। नॉन एंडोक्राइन को एक्सोक्राइन भी कह सकते हैं, एक्सो आगे बिनाइन है, मलिग्नेंट है, और मलिग्नेंट वैरायटी ऑफ एक्सोक्राइन और नॉन एंडोक्राइन ट्यूमर इज द मोस्ट कॉमन, और वो हमने दो पढ़े हैं, डक्टल एडिनोकार्सिनोमा और सिस एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है जी। तो डक्टल एडिनोकार्सिनोमा, यस, दिस ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास, हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है। अब क्या होता है कि दिस अकाउंट फॉर 90% ऑफ पैंक्रियाटिक ट्यूमर, सो मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियास इज डक्टल एडिनोकार्सिनोमा। 90% जो पैंक्रियास के ट्यूमर आपको देखने को मिलेंगे वो डक्टल एडिनोकार्सिनोमा होंगे। और पहले ये मैंने आपको बताया कि 2/3 जो है दे आर लोकेटेड इन द हेड ऑफ पैंक्रियास, तो मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा हुआ? डक्टल एडिनोकार्सिनोमा, और मोस्ट कॉमन साइट कौन सी हुई? हेड ऑफ पैंक्रियास। दूसरी जो वैरायटी है सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा
एंड एंडोक्राइन ट्यूमर दे अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग malignancies. तो 90% ट्यूमर जो हैं वो आपके डक्टल एडिनोकार्सिनोमास है, बाकी जो 10% ट्यूमर है वो सिस्ट एडिनोकार्सिनोमास और बाकी ट्यूमर्स होंगे। अच्छा, अब ये डक्टल एडिनोकार्सिनोमा क्यों होता है, तो एग्जैक्ट causative factor हमें इसका नहीं पता. Exact causative factor which is responsible for this tumor is unknown. When we talk about the incidence, this is most commonly seen in the 6th or the 7th decade of the life, and this is more common in the women, more common in the men. तो एग्जैक्ट हमें इसके एटोलॉजिकल फैक्टर्स का आइडिया नहीं है. 6 to 7 डेकेड यानी कि लेटर एजेस में प्रेजेंट करता है ये ट्यूमर, और मेन में ज़्यादा है. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो है वो डाइट हो सकती है, दैट इज़ अ हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट. स्मोकिंग हो सकती है और एक्सपोजर टू द इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस. अच्छा जी, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, स्प्रेड ऑफ पैंक्रियाटिक ट्यूमर. किसी भी जब भी ट्यूमर की हम बात करते हैं तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि हर ट्यूमर में ऐसे ही होता है. कोई भी मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा वो क्या करेगा, लोकल इन्वेशन यानी कि लोकली एक्सपैंड करेगा. अब जब उसका साइज बढ़ेगा तो वो लोकली सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करेगा, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व करेगा, लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड करेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू स्प्रेड करेगा. अगर वो एब्डोमेन के अंदर है तो पेरिटोनियम और ओमेंटम के थ्रू स्प्रेड करेगा और उसकी वजह से पेशेंट को मेलिग्नेंट साइटिस होगी. ठीक है जी. तो स्प्रेड कोई भी ट्यूमर है उसका यही स्प्रेड होता है. हाँ, कुछ ट्यूमर्स में जो है वो लिम्फेटिक स्प्रेड ज़्यादा मिलेगा, कुछ ट्यूमर्स में आपको ब्लड के थ्रू स्प्रेड ज़्यादा मिलेगा. वो ट्यूमर टू ट्यूमर वेरी करता है, लेकिन स्प्रेड के यही 4 वेज हैं: इन लोकल इन्वेजन, लिम्फेटिक, ब्लड, और अगर एब्डोमेन में है तो पेरिटोनियम एंड ओमेंटम. जी, क्लिनिकल फीचर्स, आपका पेशेंट क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेगा. अभी हमने जब ओवरव्यू की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया कि पेशेंट की हिस्ट्री में क्या पॉइंट्स होंगे और जो है वो पेशेंट के क्लिनिकल एग्जामिनेशन में. अब होता क्या है कि डायग्नोसिस ऑफ पैंक्रियाटिक ट्यूमर जो होता है दैट वेरीज. ठीक है जी. डायग्नोसिस ऑफ पैंक्रियाटिक ट्यूमर की जब हम बात करते हैं तो जो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर होते हैं तो उसकी सिम्टम्स जो होती हैं वो बड़ी वेग सी होती हैं. पेशेंट कहेगा जी अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, मुझे अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है. तो मोस्टली हमारे पास हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं जी हमें पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होती है. तो हमारा जो पहला डायग्नोसिस होता है वो गैस्ट्राइटिस होता है. ऑब्वियसली गैस्ट्राइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. तो क्या होता है कि जब इनिशियल स्टेज में होता है कोई इसके स्पेसिफिक साइन सिम्टम तब नहीं होते, इसलिए डायग्नोसिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से मोस्टली जो पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स प्रेजेंट करते हैं वो लेट प्रेजेंट करते हैं. ठीक है. इनका डायग्नोसिस हम तभी क्लिनिकली बना पाते हैं जब इनका साइज जो होता है इतना ह्यूज हो जाता है कि ये जो है वो अपनी स्पेसिफिक सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं. तो इनिशियल स्टेजेस में डायग्नोसिस जो है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड ऑलमोस्ट इट इज़ इम्पॉसिबल ऑन द clinical basis. That's why diagnosis is usually on the later stages, done on the later stage. अच्छा, क्या हो सकता है पेशेंट को, ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं कि मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है. मेलिग्नेंसी है तो पेशेंट को वेट लॉस होगा. पेशेंट पेन में होते हैं. यस, पैंक्रियाटिक ट्यूमर के पेशेंट व्हेन देयर इज अ लार्ज साइज ट्यूमर दे आर इन द सीवियर पेन में आपको पेशेंट प्रेजेंट करेंगे. जॉन्डिस होती है. यस, देयर इज द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट कि अगर मोस्टली जो है वो 2/3 ऑफ ट्यूमर्स आर प्रेजेंट इन द हेड. इफ दे आर प्रेजेंट इन द हेड, सारे ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ नहीं प्रेजेंट करते. अगर ट्यूमर जो है वो हेड ऑफ पैंक्रियाज में है तब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, क्योंकि वो डिस्टल पार्ट ऑफ सीबीडी को इन्वॉल्व करता है. तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो पेशेंट की ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगी. अब क्या होगा कि आपने वो फिजियोलॉजी आपने अच्छी तरह से पढ़ी है, आपको मेरे से बेहतर पता है फिजियोलॉजी का. इसमें क्या होता है कि अब मैकेनिज्म क्या है कि लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है, स्टोर वहाँ से गॉल ब्लैडर से जो है वो सीबीडी के थ्रू गट में जाती है. और वहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है बाइल का, इसका फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ फैट. ठीक है जी. फैट की डाइजेशन में, फैट की अब्जॉर्प्शन में ये जो है वो इन्वॉल्व होती है. अब क्या है कि बाइल तो गट में आ ही नहीं रही, तो फैट कैसे डाइजेस्ट हो, फैट कैसे अब्जॉर्ब हो, तो फैट की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी. फैट की गट में अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो पेशेंट को स्टेटोरिया होगा, जिसमें पेशेंट जो है वो फैट जो है वो अपने स्टूल में पास करना शुरू करेगा. तो वो आपको हिस्ट्री देगा कि मुझे क्या चिपके चिपके से पखाने आते हैं, वैसे पखाने जिनको बहाना मुश्किल होता है. तो आप पेशेंट से ये पूछ सकते हैं कि आपको इस तरह का कोई इशू तो नहीं है कि आपको ऐसा पखाना आता है जिसको बहाना मुश्किल है. और पेशेंट को साथ साथ जो है वो वेट लॉस हो रहा है और पेशेंट मैल नरिश हो रहा है क्योंकि उसका फैट जो है वो सारा लॉस हो जा रहा है, अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो पेशेंट को स्टेटोरिया होगा. और क्या होगा, पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस होगी. डायबिटीज़ मेलाइटिस ऑब्वियसली पेशेंट, क्योंकि वो पैंक्रियाटिक ट्यूमर है, पैंक्रियाज के अंदर है, पैंक्रियाज के पीटा सेल्स इफेक्ट होंगे तो पेशेंट को डायबिटीज़, वो प्रॉपर्ली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस होगी.
अब ये क्या है, ट्यूमर अगर हेड ऑफ पेंक्रियाज में डक्ट को, जैसे कि हमने कहा डक्टल एडिनोकार्सिनोमा सबसे कॉमन है जो कि डक्ट से ओरिजिनेट होता है, तो क्या होगा, डक्ट जब ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो पेंक्रियाटिक स्क्रीशंस जो हैं वो गट में नहीं एंटर होंगी, वो पेंक्रियाज के अंदर ही रहेंगी। तो पेंक्रियाज के अंदर रहेंगी तो वो इन्फ्लेमेशन, क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। पेंक्रियाज का पेंक्रियाटिक जूस जो बनता है उसका क्या काम है, उसका काम होता है डाइजेशन। डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होते हैं जिनका काम होता है डाइजेशन। जब वो सारे एंजाइम्स जब वो गट में एंटर नहीं होंगे, पेंक्रियाज के अंदर जमा होते रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो पेंक्रियाज को ही डैमेज करना शुरू करेंगे। जब पेंक्रियाज को डैमेज करना शुरू करेंगे तो पेशेंट को एक्यूट पेंक्रेटाइटिस डेवलप होगा। ठीक। फिर उसके अलावा मलिग्नेंट असाइटिस। मलिग्नेंट असाइटिस मैंने आपको बताया कि क्या है, कि ये ट्यूमर जब आपकी पेरिटोनियम को इन्वॉल्व करना शुरू करेगा, पेरिटोनियम में मेट्स आने शुरू होंगे, तो आपके पेशेंट को मलिग्नेंट असाइटिस होगी। और क्या हो सकता है पेशेंट को, आपको पेशेंट गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि स्टमक की जो आउटलेट है वो ही ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। अब जो आपकी जो डाइट है वो स्टमक से गट में नहीं जा रही, तो पेशेंट वॉमिटिंग, एक्सेसिव वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। वो कहेगा जी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, जोर से वॉमिटिंग, उल्टी आती है और दूर जाके गिरती है, और उस उल्टी में जो है वो 2-3 दिन पुराना खाना होता है। ये जो है वो गैस्ट्रिक आउटलेट के टिपिकल फीचर्स हैं। ठीक हो गया। तो कैसे हमारा पेशेंट प्रेजेंट करेगा, वेट लॉस होगा, उसको पेन होगा, जॉन्डस है, स्टेटोरिया है, डायबिटीज हो सकती है, पेंक्रेटाइटिस, malignant ascites एंड गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। जी इन्वेस्टिगेशंस की हमने पहले ही अभी बात हम कर चुके हैं कि अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, मैंने आपको बताया अल्ट्रासाउंड इज जस्ट द स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन जो कि हमें प्रॉपर कोई डायग्नोसिस के बारे में नहीं बताता। उसके अलावा सिटी स्कैन है, एमआरआई है, ईआरसीपी मैंने आपको बताया डायग्नोस्टिक प्लस थेराप्यूटिक है। आप जो है वो पेशेंट को डायग्नोस भी इससे कर सकते हैं, और आप पेशेंट को थेराप्यूटिक यानी कि ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, जिसमें आप स्टेंटिंग कर देते हैं, तो फॉर टाइम बीइंग जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाती है और आप वापसी ले सकते हैं। जी एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी जो है तो आपको बताएगी कि सराउंडिंग वेसल्स को ट्यूमर ने इन्वॉल्व किया है कि नहीं, लाइक सीलिक वेसल्स, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स जो हैं इनको इन्वॉल्व किया है कि नहीं। और लेप्रोस्कोपी स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन है, ये हम सारी बातें कर चुके हैं। डिले इन डायग्नोसिस, इस पे भी बात हो गई है कि हमने कहा कि जी 90% ऑफ पेशेंट जो आपके प्रेजेंट होते हैं वो लेटर स्टेजेस में होते हैं, यानी कि 90% ऑफ ट्यूमर जो पैंक्रियाज के ट्यूमर के पेशेंट्स होंगे वो उस स्टेज पे आएंगे जब कोई क्योर नहीं होगा। ठीक है। इसकी एक वजह तो हमने कहा कि ट्यूमर एसिम्प्टोमेटिक होता है अर्ली स्टेजेस में। दूसरी वजह, पेशेंट डिले करता है, पेशेंट को सिम्टम्स आ रही हैं लेकिन पेशेंट ने जो है वो फिजिशियन के पास चेकअप कराने के लिए नहीं जाता। मोस्टली हमारी आवाम जो है वो पहले हकीम के पास जाएगी, दम कराने जाएगी। ठीक है। जब वहाँ से बात नहीं बनती और मामला बहुत बिगड़ जाता है तो फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो मीनवाइल जो है वो तब तक ट्यूमर इनक्योरेबल हो चुका होता है, लेटर स्टेज, स्टेज 4 पे जा चुका होता है। यस, फिजिशियन के पार्ट पे डिले हो सकता है पेशेंट आपका प्रेजेंट हो जाए, लेकिन पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं दे आर नॉट दैट मच ऑफ टिपिकल कि वो फिजिशियन पिक ही नहीं कर पाया, तो उसको वो अर्ली डायग्नोसिस नहीं बनाता। और दूसरा क्या होता है कि पेशेंट में नॉट हैव रेडी एंड इजी एक्सेस टू द कंपेटेंट डायग्नोस्टिक सेंटर। मोस्टली हमारी जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, और वहाँ पे कोई ऐसे कंपेटेंट डायग्नोस्टिक सेंटर्स नहीं है, वो छोटे छोटे डिस्पेंसरीज और छोटे बीएचयूज वगैरह में जाते हैं जहाँ के मतलब उनका डायग्नोसिस नहीं बनता। तो मोस्टली 90%, इसलिए जो पेंक्रेटिक ट्यूमर है इसका जो है वो मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें सर्वाइवल सिर्फ 5 to 6 months होता है। जो हमारे पेशेंट का सर्वाइवल है, वेदर आप ट्रीटमेंट दें वेदर आप ट्रीटमेंट ना दें, इसका दिस इज़ अ वेरी डेडली कैंसर, और ये आपका पेशेंट जो है वो मैक्सिमम जो है 5 से 6 महीने जिंदा रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। मैनेजमेंट क्या है जी, यस, पैंक्रियाज के ट्यूमर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, दो ऑप्शन है हमारे पास। सर्जिकल ऑप्शंस क्या हैं, बीइंग सर्जन्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अब क्या है कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि पैंक्रियाटिक कैंसर इज एसेंशियली इनक्यूरेबल सिंस मेटास्टेसिस अकर्स एट सच एन अर्ली स्टेज, एनी ट्रीटमेंट मस्ट बी रिगार्डेड एज पेलिएटिव ट्रीटमेंट। अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की कि 90% ऑफ ट्यूमर प्रेजेंट ही तब कर रहे हैं जब उनका क्योर ही पॉसिबल नहीं है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है।
तो मोस्टली जो ट्यूमर है 90% ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास उस स्टेज पे आ रहे हैं जब वो इनक्यूरेबल हैं, जब वो मेटास्टाइज कर चुके हैं, क्योंकि पैंक्रेटिक ट्यूमर जो है वो बहुत अग्रेसिव ट्यूमर है, बहुत अर्ली स्टेज पे मेटास्टाइज कर जाता है। इवन के पेशेंट को क्लिनिकली पता भी नहीं होगा, साइन सिम्टम्स भी नहीं आ रहे, अभी खाली 2-3 सेंटीमीटर का ट्यूमर है और वो मेटास्टाइज कर चुका होता है। तो मोस्टली जो है 90% में जो है वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, जस्ट पेलिएटिव ट्रीटमेंट किया जाता है। पेलिएशन क्या है? पेलिएशन का मतलब है कि जस्ट वी आर गिविंग द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। पेशेंट की जो तकलीफ है, जो मसाइल हैं, उसको हम हल कर रहे हैं, हम कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे। ट्यूमर जो है वो वहीं पड़ा हुआ है, पेशेंट की जो मसाइल हैं, पेशेंट को पेन है, पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, पेशेंट को गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, इन मसाइल को हम जो है वो डिफरेंट किस्म की छोटी मोटी सर्जरीज करके उसको हम क्योर करते हैं, लेकिन ताकि पेशेंट के पास जो 4-5 मंथ्स हैं वो पेशेंट थोड़ा आराम से गुजार ले, आसानी से गुजार ले, उसकी लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाए। सर ऑप्शन कि अगर जो 10% पेशेंट्स हैं उनके लिए जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हमारे पास है वो डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट है। उसमें हमारे पास विपल रिसेक्शन है, उसके पास विपल रिसेक्शन को हम पेंक्रियाटिको ड्यूडीनेक्टमी भी कहते हैं। ठीक है जी, विपल क्या है? पेंक्रियाटिको ड्यूडीनेक्टमी, जिसमें हमने पैंक्रियाज और ड्यूडिनम को निकालना है। विपल की अब जो है वो मॉडिफाइड वर्जन आ गई है, क्योंकि इसमें डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक भी निकालते हैं। अभी पिक्चर के ऊपर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पाइलोरस प्रिजर्विंग पैंक्रियाटिकोडेक्टमी और टोटल पैंक्रियाटेक्टमी, हमने पूरा पैंक्रियास निकाल दिया। अगर ट्यूमर जो है वो हेड में पड़ा हुआ है, जैसे कि हमने बात की कि 2/3 ऑफ ट्यूमर जो है वो हेड ऑफ पैंक्रियास में होंगे, तो उसके लिए हम प्रोसीजर करते हैं विपल। विपल जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, और इसकी विपल की अपनी ही मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, विपल एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है और इसकी अपनी मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। तो विपल जी, इस पिक्चर के ऊपर मैं आपको बताऊं कि अब आपको ये है कि लिवर नज़र आ रहा है। ठीक है जी, राइट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है ये इसका। ठीक है जी, दिस इज लिवर, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जब ज्वाइन की तो कॉमन हेपेटिक डक्ट बनी। कॉमन हेपेटिक डक्ट ये गॉल ब्लैडर है, उससे ये सिस्टिक डक्ट आ रही है। जब ये ज्वाइन करती हैं तो आपकी कॉमन बाइल डक्ट बनती है। अभी जो भी हम सारी बातें कर रहे थे ये पिक्चर में एक्सप्लेन करती हूँ। अब क्या होती है, लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है इन दोनों डक्ट से, वो कॉमन हेपेटिक डक्ट में आती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट से सिस्टिक डक्ट से होके ये जो है आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। जब गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाती है तो उसके बाद जब भी कभी आपकी जो है वो फूड क्या है स्टमक से होता हुआ इधर से ड्यूडिनम में आता है, तो पता चलता है जी कि इसकी ज़रूरत है, तो फिर ये ओपन होता है। यहाँ से ये सिस्टिक डक्ट जो है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट को ज्वाइन करती है, तो ये आपकी बनती है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के आप डिप्स होते हैं, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है आपका। तो इसके रिगार्डिंग हम बाइल डक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि ये जी सुप्रा ड्यूडिनल पार्ट है, ड्यूडिनम से ऊपर है तो सुप्रा ड्यूडिनल पार्ट है। ये जो है ड्यूडिनम के पीछे जा रहा है, पीछे से गुजर रहा है, तो दिस इज रिट्रोड्यूडिनल। ये ड्यूडिनम के नीचे है तो दिस इज इंफ्राड्यूडिनल, एंड दिस वन इज द इंट्राड्यूडिनल। और ये जो है वो आपका एम्पुला ऑफ वाटर है। ठीक है, ये यहाँ से आपकी पैंक्रियाज की डक्ट आ रही है, ऊपर से आपकी सीबीडी आ रही है, ये दोनों मिलती हैं तो इस एरिया को एम्पुला ऑफ वाटर कहते हैं। और ये आपकी जो सारी है दिस इज योर ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम एंड दिस वन इज द सेकंड पार्ट एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट, और ये वाला जो है वो फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे डिफरेंट चीज़ों की कि मोस्टली जो ट्यूमर है वो हेड में होता है, इस एरिया के ऊपर होता है। मोस्टली 2/3 ऑफ ट्यूमर ऑफ पैंक्रियाज यहाँ पे होते हैं, हेड में होते हैं। जब यहाँ पे होंगे तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे इस डक्ट को, तो पेशेंट को होगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, क्योंकि बाइल ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, तो बाइल यहाँ से लिवर से ब्लड में अब्जॉर्ब होना शुरू होगा और यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू होगा, इसलिए पेशेंट को क्ले कलर स्टूल है, डार्क कलर यूरिन है और पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। यहाँ से पैंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है और तो इस पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस डेवलप हो रहा है। अब यही ट्यूमर जो है वो जब इन्वॉल्व करेगा यहाँ से बड़ा होता हुआ, यहाँ से निकल के ट्यूमर इधर स्टमक को इन्वॉल्व करेगा तो इधर आएगा, तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी पेशेंट को। ठीक है, ये जो पीछे हम बातें कर रहे थे, तो अब वो मैं आपको पिक्चर के थ्रू से अब देख के आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये एनाटमी है इसकी। अब विपल की हम बात करते हैं, तो विपल कब करते हैं, जब ट्यूमर इधर हेड ऑफ पैंक्रियास में पड़ा हुआ है, तो उसमें हमने क्या करना है, पैंक्रियाटिको ड्यूडीनेक्टमी, हमने ये सारा पोर्शन निकाल देना है। ठीक है, सारा पोर्शन निकाल देना है, यानी कि इसमें हमने डिस्टल पार्ट ऑफ ये जो स्टमक है, स्टमक का पाइलोरस निकालना है, ड्यूडिनम हमने सारी निकालनी है, हेड ऑफ पैंक्रियाज हमने निकालना है, डिस्टल पार्ट ऑफ सीबीडी भी निकालनी है, ये सिस्टिक डक्ट और ये आपका जो गॉल ब्लैडर है ये भी निकाल देना है।
ठीक है जी। तो अब ये सारा निकल जाएगा तो ये एरिया हमारे पास बच जाएगा। अब इनको एनास्टोमोसिस हमने करना होता है। एनास्टोमोसिस के लिए हम जेजुनम को यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके पॉइंट मतलब आपके लेवल से ये थोड़ी सी ऊपर की बातें हैं, लेकिन जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे तो ये आपको पता चलेगा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये विप्पल क्या होता है ये आपके वाइवा के और आपके एग्जाम को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपसे पूछा जाता है। तो विप्पल अब ये क्या है कि पेंक्रेटिकोड्यूडेक्टमी है, ड्यूडेनम आपने सारी निकालनी है, हेड ऑफ पेंक्रियाज निकालना है, डिस्टल पार्ट ऑफ सीबीडी, गॉल ब्लैडर आपने निकाल दिया। अब आपने क्या करना है, एनास्टोमोसिस करना है। जाहिर है आपने इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है, जो चीज़ें आपने निकाली है तो उसके लिए हम जेजुनम को लेके आते हैं और वो एक वाई बनाते हैं। वो आपको फाइनली में जाकर ज़्यादा बेहतर पता चलेगा, अभी समझ नहीं चलेगा हम, लेकिन मैं सिंपल बता देती हूँ कि ये जो एरिया यहाँ तक हमने काट दिया तो यहाँ पे आके इसका एनास्टोमोसिस जेजुनम में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हेपेटिको जेजुनोस्टमी करेंगे। स्टमक को खोलेंगे जजनम में तो गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, और तीसरा एनास्टोमोसिस होगा पेंक्रेटिकोजेजुनोस्टमी। ठीक है जी, 3 एनास्टोमोसिस, हेपेटिकोजेजुनोस्टमी, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी एंड पेंक्रेटिकोजेजुनोस्टमी। अच्छा जी, जब इसकी अपनी मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी इस ऑपरेशन की बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो इस ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन से मर जाते हैं, लीक हो जाता है पेंक्रियाज के साथ एनास्टोमोसिस, उनका लीक हो गया, सेप्टिक हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो फिर अच्छा विद टाइम भी पता चला कि जो दूसरी वैरायटी मैं आपको बताई थी पाइलोरस प्रिजर्विंग विपल, उसमें पाइलोरस जो है वो स्टमक का डिस्टल पार्ट है ये वाला। तो कॉमन जो टिपिकल विपल है उसमें ये पार्ट निकालते हैं। तो अब क्या होता है कि जी अब पता चला कि इसके निकालने का कोई खास ना फ़ायदा है ना नुकसान है, तो इसलिए अब जो मॉडिफाइड विपल है उसमें हम ये पाइलोरस को प्रिजर्व करते हैं। तो हम पाइलोरस प्रिजर्विंग कहते हैं। अगर ट्यूमर जो है वो आपकी बॉडी और टेल में पड़ा है, पीछे पड़ा है, तो हम सिंपल जो है वो डिस्टल पैंक्रेटेक्टमी करेंगे। ये सारा एरिया ऐसे ही छोड़ देंगे और डिस्टल पार्ट ऑफ यहाँ से नेक से लेके डिस्टल बॉडी और टेल ऑफ पैंक्रियास को निकाल देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब यस, अगर ट्यूमर जो है वो पूरे पैंक्रियास के अंदर है तो हम टोटल पैंक्रेटेक्टमी भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी अगेन मॉडिटी मोबिलिटी है। बाईपास पिलिएटिव ट्रीटमेंट क्या है, पिलिएटिव ट्रीटमेंट क्या है जी, मैंने आपको बताया पिलिएशन क्या है। पिलिएशन हमने उस पेशेंट में करनी है जो स्टेज 4 पेशेंट है, जिसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, और जिसमें हमने जिस पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीव करना है। सिम्टोमेटिक अभी हमने बात की डिस्टल टेल में, अगर टेल में पैंक्रियास है तो डिस्टल पैंक्रेटिको पेंक्रेटेक्टमी करेंगे, जिसमें बॉडी और टेल को निकाल देंगे। अगर जो है वो बॉडी में है तो बॉडी विद डिस्टल पेंक्रेटेक्टमी, ये उसके लिए है। अच्छा, पिलिएटिव प्रोसीजर में क्या है, बाईपास प्रोसीजर है, डिफरेंट टाइप के आपके प्रोसीजर हैं बाईपास में। जैसे कि अगर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, मैंने आपको बताया गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टमक का आउटलेट ही ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो हम क्या करते हैं कि सिंपल हम जेजुनम और स्टमक का एनास्टोमोसिस कर देते हैं, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी। उससे क्या हुआ कि वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो बाईपास हो जाती है, तो फूड जो है वो स्टमक से ड्यूडेनम में जाने की वजह से सीधा जो है वो जेजुनम में जाना शुरू हो जाता है। एक ये है। दूसरा हम क्या करते हैं कि जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बहुत ज़्यादा होती है तो हम ईआरसीपी करके नीचे से एम्पुला में स्टेंट डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आगे मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करना है, मैंने आपको जैसे बताया कि अब ये पेशेंट जो होता है वो जॉन्डिस होते हैं और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं। जॉन्डिस की वजह से बहुत ज़्यादा इनको डिहाइड्रेशन होती है और मैल नरिश होते हैं। तो हमने क्या करना है, इन पेशेंट को फ्लूइड्स देना है। ठीक है, फ्लूइड लेवल इनका करेक्ट करना है। अगर हम इनको एडिक्वेट फ्लूइड नहीं देते तो क्या होता है कि जो बिलीरुबिन का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि वो किडनीज में डिपॉजिट होकर इन पेशेंट को रीनल फेलियर हो जाता है। ये आप जब वार्ड्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट सर्जरी के वार्ड्स में आपको बहुत सारे नजर आएंगे, जिसकी मैनेजमेंट रजीम यही होगी कि उनको बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स दिया जा रहा होता है और उनकी यूरिन आउटपुट मॉनिटर की जा रही होती है, ताकि ये देखा जाए कि पेशेंट जो है वो रीनल शटडाउन में तो नहीं जा रहा। दूसरा क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग डेफिशिएंसीज होती हैं। अब ये ब्लड क्लॉटिंग डेफिशिएंसीज कैसे हो गई, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है जी। जो ब्लड क्लॉटिंग डेफिशिएंसीज ऐसे होती हैं कि जो फैट सॉल्युबल चीज़ें हैं या फैट्स को अब्जॉर्ब होने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, बाइल की ज़रूरत होती है। अब क्या है कि बाइल तो गट में आ नहीं रही क्योंकि आपकी सीबीडी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, तो क्या होगा, बाइल नहीं आएगी तो आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स नहीं अब्जॉर्ब होंगे, जो क्या है विटामिन के। विटामिन के आपका गट से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, और आपको पता है कि देयर आर द सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स जिनकी प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती है विटामिन के के ऊपर। जब विटामिन के ही अवेलेबल नहीं है तो फैक्टर 2, 7, 9, 10 की डेफिशिएंसी होगी। जब फैक्टर 2, 7, 9, 10 की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली पेशेंट को जो है वो कॉकुलोपैथी होगी। ये सारी चीज़ें अपने फिजियोलॉजी से पढ़ी हुई हैं। और क्या है, कार्डियोपल्मी फंक्शन को हमने असेस करना है। ज़ाहिर है हमने उसको इतना बड़ी सर्जरी हमने पेशेंट की करनी है तो उसका कार्डिक स्टेटस हमने देखना है, उसके ये सारी चीज़ें देखनी है। ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है वो एनेस्थीसिया की ड्रग से कार्डिक और पल्मी शटडाउन में चला जाए। और ड्रेनेज प्रोसीजर, सर्टन कंडीशन में हम ड्रेनेज प्रोसीजर कंसिडर करेंगे। ड्रेनेज प्रोसीजर वही है कि आप जो है वो ईआरसीबी के थ्रू जो है वो स्टेंटिंग कर सकते हैं, और
जी। अच्छा, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स क्या हैं? ये तो अभी सर्जिकल की हमने बात की कि हेड में है तो विपल कर देंगे, पैंक्रेटिकोट्यूटनेक्टमी, या पाइलोरस प्रिजर्विंग है, टेल में है तो डिस्टल पैंक्रेटेक्टमी करेंगे या टोटल पैंक्रेटेक्टमी कर सकते हैं। नॉन सर्जिकली अब क्योंकि 90% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि उनका ट्यूमर जो है वो क्योरेबल ही नहीं है, तो उसमें हमने सिर्फ ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी होती है, यानी कि पेशेंट को पेलिएटिव ट्रीटमेंट करना होता है। अब हमारे पेशेंट को कौन कौन से मसाइल हैं? मोस्टली जो हमारे पेशेंट को मसाइल होते हैं, 3 तरह के मसाइल होते हैं जो पेलिएशन जिनको हमें देनी होती है। 3 तरह के मसाइल होते हैं। एक तो पेशेंट सिवियर पेन में होता है, शदीद दर्द होता है पेशेंट को, एक चीज़। दूसरी बात, पेशेंट को जॉन्डिस, बहुत ज़्यादा जॉन्डिस है या कान बहुत ज़्यादा है, उसको हमने डिकम्प्रेस करना है, उससे पेशेंट का रीनल शटडाउन और लिवर फेलियर होता है। तीसरा तीसरा जो है वो पेशेंट में गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो इन चीज़ों का हमने करना है। तो अगर पेशेंट को जो पेन है, पेन के लिए हम क्या करते हैं, परकुटेनियस सीलिक गैंग्लियन ब्लॉक। क्या होता है जी कि ये जो सीलिक गैंग्लियाज होते हैं ना, हम सिटी गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड, मोस्टली सिटी गाइडेड, वहाँ पे जो सीलिक गैंग्लियाज होते हैं ना, उधर हम जो है वो अल्कोहल इंजेक्शन लगाते हैं, रेडियोलॉजिस्ट लगाते हैं, अल्कोहल इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे सीलिक गैंग्लियाज जो होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं और पेशेंट का जो है वो दर्द से आराम मिल जाता है, पेन रिलीव हो जाता है। और दूसरा क्या है, तो पेशेंट की एक कंप्लेंट, पेशेंट को पेन रिलीव होगा, पेशेंट के कुछ दिन जो है वो आराम से गुजर जाते हैं। अब क्या है कि पेशेंट को जॉन्डिस बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए मैंने आपको बताया हम क्या कर सकते हैं। एक तो हम ईआरसीपी के थ्रू कर सकते हैं, हम ईआरसीपी करते हैं, उधर से हम जो है वो एम्पुला को कैनुलेट करते हैं, उसमें गाइड वायर डालते हैं, गाइड वायर डाल के उसमें स्टंट डाल के खोल देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाइल जो है वो गट में, ड्यूडेनम में एंटर होना शुरू हो जाती है। अब क्या है, कुछ हो सकता है कि ट्यूमर प्रॉक्सिमल हो, जैसे कि अभी हमने एनाटमी पढ़ी है, हो सकता है कि सीबीडी के अपर पार्ट, सुप्राड्यूडनल पार्ट का जो है वो ट्यूमर है। अब सुप्राड्यूडनल पार्ट का ट्यूमर है तो उस तक तो हम जो है वो ईआरसीपी के थ्रू नहीं पहुंच सकते। ईआरसीपी क्या है, एंडोस्कोप है, एंडोस्कोप जो स्टमक और गट से आ रहा है, तो वो ऊपर नहीं जा सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम परकुटेनियस ट्रांसहेपेटिक ड्रेनेज करते हैं। हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेड क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसको परकुटेनियसली यानी कि स्किन के ऊपर से ही जो है वो गाइड वायर पास करते हैं और उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड उनको कैनुलेट करते हैं और फिर उसके अंदर स्टेंटिंग कर देते हैं, तो जिसकी वजह से पेशेंट का ड्रेनेज शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सारी एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को रेडियोथेरेपी दे सकते हैं और कीमोथेरेपी जो है वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है जी, पेलिएशन हो गई पेशेंट की। ठीक है, अभी तक हमने जो है वो मोस्ट कॉमन वैरायटी के सारे एस्पेक्ट जो है कवर कर लिए। ठीक है, अभी हमने क्या पहले पढ़ा था कि 2 तरह के ट्यूमर है, एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है, बिनाइन है, मलिग्नेंट है। जो एक्सोक्राइन की मलिग्नेंट वैरायटी वो सबसे कॉमन है, वो हमने पढ़ ली। मोस्ट कॉमन डक्टल एडिनोकार्सिनोमा है, हमने पढ़ लिया कि वो कैसे उसको एवेलुएट करना है, पेशेंट की साइन सिम्टम्स क्या होंगी, वो सारी हमने डिस्कस कर ली है। पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है, पेशेंट को के सर्जिकल ट्रीटमेंट कौन से हैं, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कौन से हैं, और पेशेंट को बिफोर सर्जरी ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये सारी डिस्कशन हमने कर लिया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं एंडोक्राइन ट्यूमर्स के बारे में। और एंडोक्राइन ट्यूमर्स की जैसे मैंने पहले कहा था कि ये इतने कॉमन नहीं है, दीज आर द लेस कॉमन वैरायटी, और इसमें भी जो है इंसुलिनोमा इज द मोस्ट कॉमन वन। तो इसकी मैंने ओवरव्यू में थोड़ा सा आपको बताया था कि बीटा सेल्स, यस देयर आर द बीटा सेल्स, देयर आर द अल्फा सेल्स और देयर आर द सर्टेन सेल्स व्हिच आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी वैरायटी, उनको हम कहते हैं नॉन बीटा सेल्स, आइसलेट सेल्स जो होते हैं। तो अगर ये बीटा सेल से आपका ट्यूमर प्रोड्यूस होता है तो उसको हम कहते हैं इंसुलिनोमा। बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है। अगर आपका ट्यूमर जो है वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि नॉन बीटा सेल से प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे गैस्ट्रिनोमा। अदर वराइटीज में वाइपोमा है, वाइपोमा वर्नर मॉरिसन सिंड्रोम भी इसको हम कहते हैं। अब वाइपोमा में क्या होता है जी कि ये जो होता है विज एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड प्रोड्यूस करता है। ये इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जो है वो पेशेंट की जो कॉमन कंप्लेन होती है ना, पेशेंट को डायरिया होता है, इसलिए इसको पैंक्रेटिक कॉलरा भी कहते हैं। इसमें पेशेंट को सीवियर डायरिया होता है, तो ये है वाइपोमा। दूसरा, अगर ट्यूमर जो है वो स्मैटोस्टेटिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो स्मैटोस्टेटिनोमा। ग्लूकागॉन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर जो कि अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास से ओरिजिनेट हो रहा है तो ग्लूकागोनोमा और एचपीपोमा एटसेट्रा। तो अब इन ट्यूमर्स के बारे में अभी तक जो मैंने आपको बता रही थी, पढ़ा रही थी, वो मैं आपको बता रही थी पैंक्रेटिक एडिनोकार्सिनोमा के बारे में, जो कि सबसे कॉमन वैरायटी और 90% है। उसमें मैंने कहा था कि डेडली ट्यूमर है, यानी कि उसमें सर्वाइवल पेशेंट का सिर्फ 5 to 6 मंथ है। आपने ट्रीटमेंट किया नहीं किया, पेशेंट 5 से 6 महीने ही जिंदा रहेगा, इससे ज़्यादा पेशेंट जिंदा नहीं रहते। लेकिन गुड थिंग अबाउट दीज ट्यूमर, ये क्या है, बेनाइन है, स्लो ग्रोइंग है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, इसलिए पेशेंट का बेटर प्रोग्नोसिस होता है और लाइफस्टाइल बेहतर बेहतर होता है इसमें।
अच्छा जी, इनमें अब जो एंडोक्राइन ट्यूमर है, एंडोक्राइन ट्यूमर्स में जो मोस्ट कॉमन वैरायटी है वो आपकी जो है वो इंसुलिनोमाज है। इंसुलिनोमा हम डिस्कस कर चुके हैं, बीटा सेल से प्रोड्यूस होते हैं, ये सरफेस के ऊपर भी हो सकते हैं और पैंक्रियास के सब्सटेंस के अंदर भी होते हैं। अब इंसुलिनोमा जो है ना मोस्टली मोस्टली 85% ऑफ इंसुलिनोमा बिनाइन होते हैं। ठीक है जी, बिनाइन है, स्लो ग्रोइंग है, तो इसलिए इनका प्रोग्नोसिस बेहतर है। लेकिन क्या है कि 15% ऑफ ट्यूमर जो है वो लो ग्रेड कार्सिनोमास भी हो सकते हैं और दिस प्रोड्यूस इंसुलिन। ठीक है जी, तो इसमें थोड़ा सा 15% ऑफ ट्यूमर्स ऐसे हैं जिसमें मलिग्नेंट पोटेंशियल है जी। अच्छा, अब इसको हम कहते हैं क्योंकि विपल ने जो है वो पैंक्रियाज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो इसलिए आपको जो है ना विपल का नाम बार बार नज़र आ रहा है कि विपल सर्जरी में भी प्रोसीजर का नाम विपल था, अब यहाँ फिर विपल ट्राइएड आ गया। तो अब जो इंसुलिनोमा है ना उसको भी, उसमें आपने 3 चीज़ें याद रखनी है और उनको याद रखना है विपल ट्राइएड के नाम से। क्योंकि अब देखें, वेरी सिंपल, पेशेंट ये ट्यूमर क्या है, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा है, अब ऐसे पेशेंट को आप कहते हैं कि वो फास्टिंग करे, पेशेंट भूखा रहे, खाना पीना बंद करे। फास्टिंग करेगा तो ग्लूकोज लेवल कम होगा, इंसुलिन पहले बहुत ज़्यादा, तो आपका पेशेंट फेंट हो जाएगा। तो फास्टिंग प्रोड्यूसेस फेंटिंग, अगर ऐसे पेशेंट को आप फास्ट कराएंगे तो पेशेंट फेंट हो जाएगा। और जब आप पेशेंट आपका फेंट होगा तो आप उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ होगा। ठीक है, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होगा और उस पेशेंट को जब आप ग्लूकोज लगाएंगे फॉर्म में तो आपका पेशेंट के सिम्टम्स फौरन रिलीव हो जाएंगे, पेशेंट आपका जो है वो कॉन्शियस एक्टिव हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, आपने पेशेंट को फास्ट कराया तो पेशेंट बेहोश हुआ तो आपने उसका जब ब्लड शुगर चेक किया तो उसका ग्लूकोज लेवल बहुत कम था, जब आपने उसको ग्लूकोज दिया तो आपका पेशेंट कॉन्शियस हो गया। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं विपल राइट। अगर आपको पेशेंट में ये तीनों चीज़ें प्रोड्यूस मौजूद हैं तो उसका मतलब है कि आपके पेशेंट को इंसुलिनोमा है, यानी कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, पहले इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा है। पेशेंट को कैसे डायग्नोज करेंगे, तो क्लिनिकली आपको पता चल जाएगा। दूसरा आप क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल मेजर करेंगे। वही हम विपल ट्राइड को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को ओवरनाइट फास्टिंग करवाते हैं। पेशेंट को ओवरनाइट फास्टिंग करा के बिफोर फास्टिंग एंड आफ्टर फास्टिंग पेशेंट का इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। ठीक है, बिफोर फास्टिंग और आफ्टर फास्टिंग। और आफ्टर फास्टिंग जब हम देखेंगे कि इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, ग्लूकोज लेवल कम होगा, तो हमारा डायग्नोसिस बनेगा इंसुलिनोमा का। ठीक है जी, जब हमारा ये बायोकेमिकली हमारा डायग्नोसिस और क्लिनिकली डायग्नोसिस बन जाएगा इंसुलिनोमा का, तो नेक्स्ट जो स्टेप है ऑब्वियसली हमने इसको लोकलाइज करना है। क्योंकि जैसे हम मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो हम कह रहे थे कि ये हेड में होगा या बॉडी में होगा या टेल में होगा। इंसुलिनोमा में ऐसा नहीं होता, ये छोटे छोटे ट्यूमर्स होते हैं जो कि सरफेस के ऊपर भी हो सकते हैं, सब्सटेंस के अंदर भी हो सकते हैं। तो उसको ट्रीट करने से पहले लोकेट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम डिफरेंट लाइक डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन है, लाइक सिटी स्कैन कराएंगे, ये सिलेक्टिव एंजियोग्राफी एक्सेट्रा हम करा के पेशेंट को जो है वो ये इसको पहले लोकेट करेंगे सर्जरी से पहले, क्योंकि इस एट द टाइम ऑफ सर्जरी ये मिलते नहीं हैं, बिल्कुल सब्सटेंस के साथ मिलते जुलते होते हैं। जिस तरह का पेंक्रियाज का टिश्यू होता है उसी तरह के ये होते हैं। तो हमें वहाँ पे नेकेड आई से पता नहीं चलता, तो इसलिए प्री ऑपरेटिव डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, वरना ड्यूरिंग सर्जरी आप मस में फंस सकते हैं, आपको ट्यूमर मिलेगा ही नहीं। तो ट्रीटमेंट का क्या है, सर्जिकल रिसेक्शन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस और दिस अप्लाइज टू मैट्स एज वेल। क्या मतलब, मतलब ये है कि ऑब्वियसली ये बिनाइन ट्यूमर है, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, तो इसको सर्जिकली निकालेंगे तो यही इसकी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, सर्जिकल रिसेक्शन है। अब मैंने कहा था कि 15% ट्यूमर में मलिग्नेंट पोटेंशियल है, तो 15% ट्यूमर जो है वो मैट्स भी दे सकते हैं। अगर ये मैट्स के साथ भी आया है तो उसके, क्योंकि लो मलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसके मेट्स के साथ भी हम इसकी रिसेक्शन कर सकते हैं, यानी कि हम इसकी जो ट्यूमर है उसको रिसेक्ट करें, उसकी जो मेट्स हैं उनको निकाल दें। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। अब क्या हुआ कि जैसे कि इसमें ढूंढना इसको मसला है, मैंने आपको कहा कि प्री ऑपरेटिवली आपने इसको लोकलाइज करना ज़रूरी है। अगर आपको प्री ऑपरेटिवली लोकलाइज नहीं हो रहा तो आपने आपने खोल लिया और आपको ट्यूमर ही नहीं मिल रहा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पर ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड करना है, अल्ट्रासाउंड करके इसको ढूंढना है, लोकेट करना है और ट्यूमर को निकालना है। ओके, ये हो गया इंसुलिनोमा। अब क्या करें, ये तो सिंगल इंसुलिनोमा के लिए था। अगर मल्टीपल इंसुलिनोमा, बहुत सारे इंसुलिनोमास जो है वो बॉडी में, टेल में, सरफेस के ऊपर, सब्सटेंस के अंदर पड़े हुए हैं, अब आप एक एक को तो नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्टल रिसेक्शन कर देंगे, सब टोटल रिसेक्शन ऑफ पैंक्रियास। हम सब एक पैंक्रियास का वो पूरा चंक ही निकाल देंगे जिसमें जो है ये सब कुछ होगा। ठीक। अच्छा, एक तो आपने कहा जी कि हम हमें नहीं मिला, आपने खोला, आपको ट्यूमर नहीं मिल रहा, आपको इंसुलिनोमा नहीं मिल रहा, आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस, बायोकेमिकल डायग्नोसिस इंसुलिनोमा का है, आपने लेप्रोटमी कर दिया लेकिन अब आपको ट्यूमर ढूंढने से नहीं मिल रहा, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी आपके पास नहीं है, तो आपने फिर उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे, आप पेशेंट को बंद तो नहीं कर सकते कि आप पेशेंट को कहें जी कि इसको क्लोज कर देते हैं
ये अब अपनी इन्वेस्टिगेशन करा के लोकलाइज करा के तो उसके बाद हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे, नहीं। उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट की जो है वो डिस्टल पैंक्रेटेक्टमी, सुपीरियर मेसेंटेरिक वैसे से डिस्टल डिस्टल पैंक्रियाज का सारा पोर्शन हम निकाल देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम इन पेशेंट्स में जो मोस्ट कॉमन अटैक्स होते हैं वो हाइपोग्लाइसीमिक अटैक होते हैं, तो उसके लिए हम कुछ ड्रग्स देते हैं जिसमें डाइजीऑक्साइड और स्ट्रेप्टोज़ोसिन है। अब ये डाइजीऑक्साइड और स्ट्रेप्टोज़ोसिन जो है ना, ये एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है, जो कि अल्काइलेटिंग एजेंट है। ये क्या करता है कि दिस इज टॉक्सिक टू बीटा सेल्स। बीटा सेल्स, क्योंकि ये ट्यूमर इंसुलिनोमा बीटा सेल्स का ट्यूमर है, तो स्ट्रेप्टोज़ोसिन बीटा सेल को ही डैमेज करेगी, तो ट्यूमर को डैमेज कर देगी। और दूसरी जो ड्रग हमारे पास अवेलेबल डाइजीऑक्साइड, ये जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करती है। ठीक है, ये जो है वो इंसुलिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है, बीटा सेल से इंसुलिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है, तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। तो ये हो गया जी ट्रीटमेंट। अच्छा जी, इंसुलिनोमा का ट्रीटमेंट हमने कर लिया कि हम सर्जिकल रिसेक्शन करेंगे। सर्जिकल रिसेक्शन अगर पॉसिबल नहीं है तो हम पूरा पैंक्रियाज का चंक उड़ा देंगे। और ड्रग्स में हमारे पास 2 ड्रग्स थी, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो तीसरा ट्यूमर है वो है गैस्ट्रिनोमा, जिसको हम ज़ुलिंजर एलिसन सिंड्रोम भी कहते हैं, फिजियोलॉजी वगैरह में आपने पढ़ा हो। इसमें क्या था कि ट्यूमर जो होता है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द लैंगरहैंस सेल्स। अब ये लैंगरहैंस सेल्स कहाँ कहाँ होते हैं, 2 जगह पे होते हैं, पैंक्रियाज में और ड्यूडिनम में, 2 जगह पे हैं, पैंक्रियाज और ड्यूडिनम में होते हैं। अब क्या था कि ये जो गैस्ट्रिनोमाज होते हैं ना, 60% ऑफ दीज ट्यूमर्स malignant है। जबकि इंसुलिनोमास की हमने बात की थी तो हमने कहा था सिर्फ 15% ऑफ ट्यूमर malignant है, और अब देखें कि इसमें देखें 60% ऑफ ट्यूमर जो malignant है। दिस इज डेंजरस वन। और दूसरी क्या बात किया कि ये मैन सिंड्रोम यानी कि मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 1 का ये पार्ट होता है। मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 1 को याद करने के लिए ट्रिपल पी आपने हमेशा याद रखना है। और ये ट्रिपल पी मिड लाइन ऑफ बॉडी में, एक निमोनिक आपको बता रही हूँ याद करने के लिए, कोई इसका साइंटिफिक नहीं है। ठीक है, ट्रिपल पी होता है मैन 1 में। और मैन 1 ट्रिपल पी क्या है, हेड में जो है वो आपका पिट्यूटरी है, नेक में आपका पैराथायराइड है, और एब्डोमेन में जो है वो आपका पैंक्रियाज है। ठीक है, हेड नेक एब्डोमेन, हेड में पिट्यूटरी, पिट्यूटरी एडिनोमा होगा, नेक में आपका पैराथायराइड हाइपरप्लेसिया होगा, और एब्डोमेन में जो है वो आपका आपका जो है वो पैंक्रियाटिक ट्यूमर होगा। पैंक्रियाटिक ट्यूमर कौन सा होगा, गैस्ट्रिनोमा, इसको हम कहते हैं ज़ुलिंजर एलिसन सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि गैस्ट्रिनोमा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिन जो होता है वो गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है। जब बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड होगा तो पेशेंट को सिवियर अल्सरेशन होगी, और सिवियर मतलब पेप्टिक अल्सर डिजीज होगी, सिवियर पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो उसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, इसमें क्लिनिकली क्या होता है कि पेशेंट की सिवियर पेप्टिक अल्सर डिजीज है जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट से रिस्पांस नहीं कर रही। आपने पेशेंट को पीपीआई दिए हैं, नॉर्मली जो पेप्टिक अल्सर डिजीज में पीपीआई ओमेप्राजोल देते हैं तो हमारे पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। लेकिन इसमें 90% ऑफ पेशेंट में जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, और साथ में पेशेंट को डायरिया होगा। और उसके अलावा इसमें कॉम्प्लिकेशन जो पेप्टिक अल्सर डिजीज की है इसकी भी वही है, हेमरेज हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है, अल्सर परफोरेट हो सकता है, अल्सर ब्लीड कर सकता है, रिकरेंट अल्सरेशन हो सकती है। डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे, वही कि एक पेशेंट है जिसको सिवियर पेप्टिक अल्सर डिजीज है और वो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। दूसरा, अल्सर जो है वो आपने एंडोस्कोपी करेंगे, एंडोस्कोपी में आपको नजर आएगा कि मल्टीपल अल्सर्स हैं, और अल्सर जो है वो अनयूजुअल के पोजीशन के ऊपर होंगे, और साथ पेशेंट को डायरिया होगा। ये 3 चीज़ें होंगी तो इसको हम कहेंगे कि जी पेशेंट को ज़ुलिंजर एलिसन सिंड्रोम है। और डायग्नोसिस जो है इसमें जो होता है ऑब्वियसली मैन 1 के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। और सीरम गैस्ट्रिन लेवल जो है वो हम कराएंगे तो सीरम गैस्ट्रिन लेवल जो तो बहुत ज़्यादा होता है इसमें। अच्छा, इसमें क्या था कि मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर, इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को ओमेप्राजोल और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, ताकि क्योंकि एसिड लेवल बहुत ज़्यादा है, ताकि एसिड प्रोडक्शन इनहिबिट हो और पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीव करे। उसके बाद सर्जरी में वही हम इसमें ट्यूमर एक्सीजन कर सकते हैं, टोटल गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं, और जो है पेशेंट विद अगर मेटास्टेसिस है तो खाली मेडिकल थेरेपी से, अगर मेट्स के साथ है तो खाली मेडिकल थेरेपी से काम चलाएंगे। अगर मैन 1 के साथ है ना ट्यूमर, तो मैंने कहा था कि मैन 1 में 3 तरह की चीज़ें होंगी, पैराथायराइड होगा, पिट्यूटरी भी होगा। तो पहले आपने पैराथायराइड को डील करना है, उसके बाद आपने इसको डील करना है। ठीक है जी, तो दिस वाज द टॉपिक। थोड़ा ट्रिकी था, डिफिकल्ट था, बोरिंग था, लेकिन यह है कि दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चीज़ का आइडिया जो है वो आपको फाइनल ईयर में जाके होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी।